सलमान खान की फिल्म वांटेड का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग इस वक्त देश के दो नेताओं पर फिट बैठता है। नेताओं में से एक है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे दिग्गज हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल। अखिलेश यादव का जाने किसके साथ कैसा कमिटमेंट है कि वो आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के अपने फैसले पर अड़ गए हैं। और आर पाटिल तो पिछले 8 साल से अड़े बैठे हैं कि वो मुंबई और महाराष्ट्र में डांस बार्स नहीं चलने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यपालिका से टकराने को तैयार हैं तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री न्यायपालिका से। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि ऐसा लोकतंत्र में होता है या फिर लाठी तंत्र में। क्या नेताओं की ऐसी जिद से जनता का कुछ भला होगा? राज्य अलग, राजनीति अलग, लेकिन सोच का तरीका एक ही जैसा। चाहे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल, दोनों जनतंत्र में जिद की मिसाल बनकर उभरे हैं, जिन्हें ना तो विरोधियों की परवाह है, न जन भावनाओं की और न ही न्यायपालिका की। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने के फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों अड़े हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। अखिलेश जो दलील दे रहे हैं उसकी पोल तो उन्हीं के पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी ने खोल दी। भाटी ने भरी महफिल में ढिंढोरा पीटा है कि उन्होंने शिकायत की और सिर्फ 41 मिनट में एक ईमानदार आईएएस को उसकी औकात पता चल गई। 10:30 और 11:11 मिनट 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तमीम हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 मिनट पे कि वो सस्पेंड हो चुके। हालांकि बाद में नरेंद्र भाटी अपनी बात से पलट गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है वो मैं अच्छा नहीं माना। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार तमाम सवालों के बावजूद अपना फैसला पलटने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि क्या पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू अब सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने लगी है? क्या एलआईयू का सब इंस्पेक्टर जिले के डीएम से ज्यादा बड़ा और जिम्मेदार अफसर है? डीएम इज नॉट गॉड। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वो सही हो गया। डीएम कल लिख देगा मुख्यमंत्री बेईमान है तो फिर मुख्यमंत्री बेईमान हो जाएगा। इसका मतलब डीएम खुदा हो गया। डेमोक्रेसी में डीएम सरकार की सेवा के लिए और सरकार का आदेश पालन करने के लिए है, डीएम सरकार को राय देने के लिए नहीं। हैरानी की बात यह है कि अखिलेश की जिद को वाजिब साबित करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के दिग्गज गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट को गलत ठहराने के साथ साथ उन्हें धमकाने में भी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जी के एक्शन के बाद जो रिपोर्ट जिलाधिकारी ने दी उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे लीक कर दिया गया। जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार पर खनन माफिया की खुशी के लिए एक ईमानदार अफसर की बलि चढ़ाने का इल्जाम लग रहा है, जिसका जवाब अब उन्हें और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट में देना पड़ सकता है। लेकिन जिद फिर भी कायम है। सरकार किसी के लिए झुकने को नहीं तैयार है। आप मीडिया वाले चाहे जितना मीडिया ट्रायल कर लीजिए, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहूंगा सरकार को और सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसे ही एक जिद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी 8 साल से ठाने बैठे हैं। वो महाराष्ट्र में डांस बार बंद करके करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी छीन चुके हैं। वो इस मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। फिर भी पाटिल साहब की जिद है कि वो महाराष्ट्र में डांस बार नहीं खुलने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अध्यादेश ही क्यों न लाना पड़े। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि अखिलेश यादव और आर पाटिल जैसे नेता क्या लोकतंत्र को अपनी जिद की लाठी से चलाना चाहते हैं? अखिलेश यादव की नौकरशाही यानी कार्यपालिका से अदावत शुरू हो चुकी है और आर पाटिल न्यायपालिका को साइडलाइन करने की तैयारी में है।
क्या इससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव के हालात नहीं बनेंगे? अब ये सवाल देश के नेताओं के सामने है कि क्या ऐसी जिद से जनता का कुछ भला होगा? 9:11 दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तमील हो गया कलेक्टर के यहाँ, उसको पता चल गई 11:11 पे कि सस्पेंड हो चुकी। वाकई ये अजीब सूरत हाल है कि नेताओं की जिद से आखिर किसका भला होगा और ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र। इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ एडिटर सामना प्रेम शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल प्रभु जी आप ही से कि ये क्या हो रहा है, ये जिद किस लिए कर रहे हैं, ये आम जनता को क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं? एक तरफ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं अखिलेश सरकार ने और दूसरी तरफ जुडिशरी को आड़े हाथों ले रहे हैं आर पाटिल। यह लगता मेरे को कि ये जैसे जैसे सरकार फेल होती चली जा रही है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो है ऑनेस्टी से काम करना शुरू कर रही है, तो पॉलिटिशियन जो बिल्कुल यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं सत्ता का, वो बौखला जाते हैं कई बार, और उनके आसपास वाले लोग ज्यादा बौखला जाते हैं क्योंकि वो वोटों की राजनीति करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आते चले जा रहे हैं, पॉलिटिशियन ये कहेंगे हर बात के लिए केवल बाबू जिम्मेवार है, यानी कि सरकार की जब वो बात करते हैं, सरकार का मतलब है केवल मंत्री, जबकि संविधान के अंदर सरकार के अंदर एग्जीक्यूटिव भी होती है, जो वहां के चुने अपॉइंट किए हुए सेलेक्ट किए हुए बाबू हैं, वो कानून का पालन करते हैं। अक्सर वो जो हो रहा है आज की सरकार और पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा गया कि जो राजनीतिक पार्टियां कहेंगी वही सरकार है, ये देखने में आ रहा है। तो सत्ता का दुरुपयोग अपने वोट बैंक के लिए करती जा रही है हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी हो, चाहे सेंटर में हो चाहे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो चुनकर के लोग आ रहे हैं वो पब्लिक की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में आकर के उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं कि इससे शायद वोट मिल जाएगा, इससे शायद वोट मिल जाएगा। तो आजकल वो वोटों की गिनती कर रहे हैं, न कि सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, जहां तक बात यूपी की सरकार की है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के साथ दो हाथ कर रही है वहां की सरकार, आज ही बयान आया है कि नरेश अग्रवाल का बयान है कि डीएम जो है वो खुदा नहीं है। इस तरह के बयान क्या शोभा देते हैं? देखिए, जो पूरा मुद्दा है ये प्रदेश सरकार के तमाम विरोधाभासी जांचों, बयानों और प्रक्रियाओं के ही परिणाम है कि आज कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है इतनी लेकर के। और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार से ये सरकार का पूरा अमला इस मुद्दे में कूद पड़ा है ताल ठोक करके, अगर इसी शक्ति के साथ, इसी संदेश के साथ ये सरकार गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे किसी चीज पे स्टैंड लेती तो आज प्रदेश का कितना बड़ा भला होता, कितना तगड़ा मैसेज जाता और इस सरकार को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने का अवसर मिलता, प्रदेश की जनता को उसका बड़ा भारी लाभ भी मिलता। लेकिन वो नहीं, एक अनायास से मुद्दे को मुद्दा बना करके सरकार ताल ठोक रही है। उन्हीं के कंट्रोवर्शियल डिसीजन से न रूल को फॉलो किया गया, दो उनके जांच रिपोर्टें आई, तीसरे में तो मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि मैंने कराया है, सरकार कहती है कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट आई। तो क्या इन सरकार की जो व्यवस्था है उसको ये नेताजी जो सपा के बता रहे हैं ये टेक ओवर कर चुके हैं क्या? क्योंकि ये जिस तरह से बता रहे हैं तो लग रहा है कि इन्हीं की रिपोर्ट पे सब कुछ हुआ है। अखिलेश जी, मैं आपसे रोकूंगा यहाँ पर, मैं आपको जरा कि आपकी सरकार केंद्र में है और आईपीएस और आईएएस के ऑफिसर सारे जो हैं उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होता है यूपीएससी के थ्रू होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। उनके अंदर होम मिनिस्ट्री के आईपीएस ऑफिसर जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। आपकी सरकार अभी तक चुप क्यों है कि होम मिनिस्टर ने अभी तक रिपोर्ट मांगी भी, जल्दी क्यों नहीं मांगी? और किसी को रजिस्ट्रेट करना हो, जैसे गुजरात में हो रहा है या बाकी जगह हो रहा है, तो आप फटाफट एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर करती है तो आप थोड़ा ढीले चल रहे हैं, बोल रहे हैं परंतु एक्शन दिखाई नहीं रहा। नहीं, कथनी और करनी में अंतर क्यों है? नहीं, गुजरात में भी नहीं कोई करनी कथनी मंत्र नहीं प्रभु जी। ये प्रदेश सरकार का पूरा विशेषाधिकार क्षेत्र है। अनायास हर बात पे प्रदेश सरकार के क्षेत्रों में दखल करने से देखना, एंटी तक लोग मानने नहीं दे रहे हैं। तो एक रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट जब ये जल्दी से जल्दी भेजें
फिर उसमें करता है। अमूमन केंद्र सरकार इस तरह के हस्तक्षेप जल्दी नहीं करता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये सारा सब्जेक्ट प्रदेश का है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो भी सरकार है उसे ये माना जाता है कि वो जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार है। अखिलेश जी, आपने कई प्रदेशों का मैं नाम ले लूंगा, कुछ प्रदेशों में कंट्रोवर्सी हो जाती है। कई प्रदेशों ने आपके वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आईएएस के खिलाफ परमिशन मांगी और होम मिनिस्टर ने 1-1 साल 2-2 साल तक नहीं दी। आप कहते हैं कि प्रदेश का जो है जिम्मेवारी होती है, परंतु यहाँ यूपी की बात आती है तब आप थोड़े स्लो हो जाते हैं। आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, जो कि उनके ऊपर जो प्रभु जी स्टेट में अगर कोई पोस्टेड है और उसकी जांच हो गई है तो उससे परमिशन की सस्पेंड करने और टर्मिनेशन के लिए इजाजत लेने के लिए भेजना पड़ता। सस्पेंड करने को अधिकार प्रदेश सरकार को है। अगर टर्मिनेशन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी आख्या के साथ होम मिनिस्ट्री डीपीओ होते हुए प्रेसिडेंट के यहाँ भेजना पड़ता है। लेकिन अगर तो उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है सस्पेंशन के लिए और या प्रोसिक्यूशन को देने के लिए। ये प्रदेश सरकार का प्रोगेटिव है। यूपीएससी अपॉइंट करती है, परमिशन चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद केंद्रीय सरकार के पास आता है। जब केंद्रीय सरकार इंटरवीन करना चाहे तो वो कर सकती है, ये भी कानून है उसके अंदर। जो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो यूपीएससी के माध्यम से होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर आईपीएस और आईएएस के माध्यम से प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू, ये आपको पता होगा। कानूनी होम मिनिस्टर भी मतलब बता रहा हूं ना। हाँ, पर एक्शन लेने में आपको क्या होम मिनिस्टर के बाद कांग्रेस पार्टी होम मिनिस्ट्री के बाद क्यों नहीं जाती कि तुरंत रिपोर्ट मंगाइए? नहीं, मंगा तो लिया डीओपीटी। ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, ये आईएएस है। आईएएस और आईपीएस दोनों के लिए आईएएस डिपार्टमेंट पर्सनल प्राइम मिनिस्टर के पास है। इन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार के रिस्पांस का हम इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार के कंफ्यूज कर रहे हैं प्रभु जी, आप कंफ्यूज। ये डीओपीटी आईपीएस और आईएएस दोनों के डीओपीटी ने रिपोर्ट मांगी है। मैं आईपीएस और आईएएस दोनों की बात कर रहा हूं। अरे वो पता है, इतना सामान्य ज्ञान आपकी कृपा से है, लेकिन इस चीफ मिनिस्टर को ही राइट है ये करने का। मैं कब कह रहा हूं, पर आप रिपोर्ट जब मंगाते हैं होता है, आप प्राइम मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं डीओपीटी के, डीओपीटी आईएएस ऑफिसर को रिपोर्ट जो इंचार्ज है उनके बॉर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो रिपोर्ट बनाने में तो कहते हैं कि 48 घंटे के दीजिए, 72 घंटे के अंदर दीजिए कि सारा देश इसके अंदर परेशान है कि भू माफिया जो सैंड माफिया उन्होंने बदलवाया है, तो इतनी जल्दी में टाइम लिमिट क्यों नहीं फिक्स करते आप? उनका ही कहना है कि हम राज्य सरकार के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। कल ये प्रकरण शुरू हुआ है, अगर एक आध दिन में नहीं देंगे तो केंद्र सरकार फिर ये कहेगी। अभी तो 1-2 दिन का तो समय देना पड़ेगा ना किसी प्रदेश सरकार को, अन्यथा वो कहेंगे आपको इतनी जल्दी कि आपको क्या इंटरेस्ट है। वो कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। माननीय राज्यमंत्री स्वामी जी का स्टेटमेंट भी आया है, मजबूरी और कंपल्शन जो वो ज्यादा आड़े आता है। वो कहते हैं जब मंत्री कह रहा मैंने वहां पर वहां का पार्टी जो उनका समाजवादी पार्टी का कहता मैंने 41 मिनट में सस्पेंड करा दिया, और दूसरा एक मंत्री कहता जी इसके बाद डीएम कौन होता है, खुदा तो नहीं है, खुदा तो नहीं है। और एक नरेश अग्रवाल कहते हैं कि डीएम क्या चीज है, डीएम को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। यानी कि जो जिस तरह की सरकार वहां पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर सिर्फ आप व्यक्ता बोल रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से विरोध करना चाहिए था या बीजेपी को करना चाहिए था, कोई भी राजनीतिक पार्टियां वहां खड़ी नहीं हो रही समर्थन के अंदर। इस पर हम जेडीयू की भी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रभु जी जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, हम लोग का स्टैंड क्लियर है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जहां तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का बात है, वो अपने अकॉर्डिंग को प्रोसीजर चल रहे हैं। चलिए हम इस पर पहले व्यक्ति जो इन सब चीजों की बात है, वो अपने अकॉर्डिंग को प्रोसीजर चल रहे हैं। चलिए हम इस पर पहले व्यक्ति जो इन सब चीजों दूसरे दलों का भी रिएक्शन लेते हैं। अखिलेश जी, जेडीयू के राजीव रंजन भी हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, खुलकर मुखर तरीके से आपकी पार्टी ने भी तो इस मामले का विरोध नहीं किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत रोल नहीं है, लेकिन जो ये तो देश के स्तर का मामला है राजीव रंजन जी, केवल एक सीमित राज्य तक हम इसे जोड़कर नहीं देख सकते। नहीं, अगर आपने प्रतिक्रिया मांगी होती तो हमारी प्रतिक्रिया आपको अब तक मिल गई होती। हमारे दल के नेताओं ने अब तक प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी होगी कि उसे मांगी नहीं गई। नहीं, आपने खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, आप मुझे अगर आपने अवसर दिया है तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसको पहले एक्सप्लेन करने दीजिए। जी देखिए, पहली बात यह है कि अफसर भी बेलगाम हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए कि राज्य सरकार की जवाबदेही अगर कानून व्यवस्था को कायम रखने की है और अधिकारी आड़े आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो कुछ भी दुर्गा शक्ति के मामले में चीजें सामने आई हैं, वो कहीं न कहीं दिखता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से मुक्ति पाली जाए और खनन माफिया के सवाल पर जिस तरह से वो
एक पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, तो कम एक साथ दो निशाने साधे जा सकते हैं कि हम खनन माफिया को भी संतुष्ट कर दें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर सके। ऐसा तर्क उनको ढूंढने का एक अवसर मिला। अब जो डीएम की रिपोर्ट है उससे कई चीजें सामने आई हैं। टकराव के बजाय राज्य सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए और जो रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है उसमें सर्टेन डायरेक्टिव्स हैं, सस्पेंशन से लेकर के तमाम चीजों को लेकर। जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको अगर आप पनिश करेंगे सस्पेंशन के बाद, अगर उसकी गलती साबित होती है तो आप डिमोट कहां करेंगे? पहली बात तो यह है। और जिस तरह से आधी रात में ये सस्पेंशन हुआ है और जिस तरह से उनके अधिकारियों ने इस निलंबन को एक बेजा कार्रवाई करार दिया है, जिस तरह से आईएएस एसोसिएशन ने इससे अपनी नाराजगी जाहिर की है, तो उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का लंबे समय से, चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, मन मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार अगर अफसरशाही अगर रिवोल्ट करने की स्थिति में आई है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ईमानदार अफसर के साथ सही काम नहीं हुआ है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, गुजरात में भी जो घटनाएं हुई हैं और एक अधिकारी को बार बार अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, खेमका जैसे अधिकारियों को जो हरियाणा में जिस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये सोचने का समय है। अधिकारी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं वो राजनीतिक दलों के निशाने पर हो सकते हैं, लेकिन ये एक समय है जो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे सवालों पर रास्ता ढूंढने विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, संबित पात्रा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। संबित जी, एक बहुत ही अजीबोगरीब सा बयान, कई अजीबोगरीब बयान आज नरेश अग्रवाल की ओर से आए। उनमें एक ये था कि सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं है। एक युवा ऑफिसर जिसकी जिंदगी का सवाल है उसके लिए वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, बयानों की तो लड़ी लगी हुई है। ये जो सस्पेंशन कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं है तो एक अलग विषय है। 2 दिन पहले तो एक मंत्री ने उनके ये भी कहा था कि राम नाम की लूट लगी हुई है, लूट लो तो जितना भी लूटना है। आप बताइए किस प्रकार के बयान आ रहे हैं। मगर इस विषय को पूरा देखिए, इसकी गंभीरता को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय, मैं एक युवा नेता हूं, मुझे लगता है दोनों पक्ष, दुर्गा शक्ति भी एक युवा महिला आईएएस ऑफिसर हैं और जो कंसर्न चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी हैं वह भी एक युवा हैं, और 65% जो मतदाता 2014 में वोट करने वाला है वो युवा है। तो युवा पूरे देश का ऑब्जर्व कर रहा है कि आखिरकार ये जो टसल चल रहा है ऑनेस्टी और झूठ के बीच में, युवाओं के बीच में चल रहा है, तो इसमें कौन जीतेगा? और 2014 जिसमें 65% युवा वोट करेगा, मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक बहुत गलत काम कर दिया है। खुद एक युवा मुख्यमंत्री होते हुए, बिल्कुल एक युवा मुख्यमंत्री होते हुए 65% जनता में जो मैसेज गया है ये बहुत गलत है। जो इंडिया का यूथ है वो आज भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है, वो ऑनेस्टी चाहता है और वो चाहता है कि अगर पॉलिटिकल विंग भी गलती कर रही है तो टकराए उसके साथ। और दुर्गा शक्ति ने वही किया, उसने टकराया सैंड माफिया के साथ। और जो पनिशमेंट, जिसे नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कुछ भी पनिशमेंट नहीं होता है, कुछ भी पनिशमेंट नहीं होता है तो क्यों दिया गया? बेवजह पनिशमेंट क्यों दिया गया? मैं तो यही कहता हूं कि देखिए, उन्होंने करप्शन के वॉल को डेमोलिश किया है और करप्शन के वॉल को डेमोलिश करने की ये सजा उन्हें दी गई। हालांकि उस पर भी कई सवाल खड़े हो गए। एक अधिकारी ने ही कहा है नोएडा के कि ये सब कुछ फिक्स्ड था और वो दीवार भी फिक्स तरीके से, नहीं, मैं तो उस दीवार को करप्शन की दीवार कह रहा हूं। मैं उसे किसी मस्जिद या मंदिर की दीवार नहीं कह रहा हूं। मंदिर या मस्जिद की दीवार तो एक बहाना है, एक आर्मर, एक शील्ड है। दरअसल जिस दीवार को उन्होंने डेमोलिश किया है वो करप्शन का दीवार है, सैंड माफिया का दीवार है, और इसलिए ये तिलमिलाहट और ये बयानबाजी देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कितनी सीख हम लेंगे? और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रेम शुक्ला भी, एडिटर सामना, आपके राज्य में भी जहां से आप आते हैं वहां पर भी एक महाशय हैं जो इसी तरह की जिद पर अड़े हुए हैं डांस बाज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे और कह रहे कि डांस बाज को नहीं खुलने देंगे। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन छोटा सा ले लेते हैं संजय रेड्डी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं आईएएस एसोसिएशन के। रेड्डी साहब, आपको और आपकी एसोसिएशन को केंद्र की सरकार से किस तरह का रिस्पांस मिला है? अभी तक ढीला रिस्पांस है, उनका ये कहना है कि हम राज्य के रिस्पांस का पहले इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जो कल हम लोग माननीय राज्य मंत्री कार्मिक साहब से मिलने गए थे और उनसे हमने यही बात कही थी। हम लोग सामान्यतः इंडिविजुअल केसेस में नहीं ये पढ़ते हैं,
लेकिन जब ये चीज पिछले 20-25 साल से लगातार अधिकारियों का सस्पेंशन होता जा रहा है, इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि जिस कानून के तहत इस सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई होती है उसमें यथा आवश्यक संशोधन तत्काल किया जाए, जिससे अधिकारियों का मनोबल न गिरे और उनको जनता की सेवा करने का बिना भय के वातावरण, बिना डर के, निर्भीकता से और तटस्थ होकर वो कर सके। रेड्डी साहब, आपके अपनी एसोसिएशन में भी ऐसे कोई ब्लैक शीप हैं? क्योंकि जिस तरह का सस्पेंशन उनका हुआ और आपके लोकल आईएएस एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन जरूर पास किया होगा या बातचीत की होगी, तो बड़ा प्रोटेस्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप में से कुछ लोग सरकार पॉलिटिशियन के साथ मिलकर नेक्सस बना हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिटिशियन आज फायदा उठा रहे हैं कि आज संजय रेड्डी नहीं है तो कोई और रेड्डी आ जाएगा इनकी जगह, इसलिए उनके जो भी गलत काम हो रहे उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से आपके आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरह से आईएएस ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं, तो लगता नहीं है कि कहीं आपकी अपनी एसोसिएशन जिम्मेवार है कि आप में से कुछ लोग इतने कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं कि उसका फायदा राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, इसकी वजह से आपके ऑनेस्ट ऑफिसर जैसे दुर्गा जैसे लोग हैं उनको भी सफर करना पड़ता है? नहीं, इसमें एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, कुछ ब्लैक शीप देखिए, हर समाज तो वही है, समाज वही है और उसी समाज से उभर के एक भाई बैंक में जाता है, एक सेना में जाता है, एक सरकारी सेवा में आता है, एक राजनीति में जाता है, तो समाज तो वही है। गिरावट आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने यूनिटी नहीं है ना, आपके लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं करते। ब्लैक शीप यूनिटी नहीं है, एक करके लड़ते नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग पॉलिटिकल सहायता से लेकर के ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कराते हैं। आपको प्रभु चावला जी और रिटायरमेंट के बाद का अरेंजमेंट, प्रभु चावला जी, आपको एक बात समझना होगा, हम वर्सेस नहीं है, हम ये नहीं है, विपरीत नहीं है क्या ए वर्सेस बी, हम लोग शासन के अंश भी है, शासन के अंग भी है, तो हम उतने ही उसके साथ सिस्टम को सुधारने के लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेड्डी साहब, इस तरह की नौबत क्यों आन पड़ी? आज एक पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि डीएम कोई खुदा नहीं होता, डीएम का काम मशवरा देना, राय देना नहीं है। एक डीएम बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हजारों युवाओं के, जो लाखों युवा हैं देश के, उनका सपना है, और इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उनसे उनका मनोबल गिरता है। तो आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि 1990 से लगातार या उसके आसपास से लगातार सरकारें सिस्टम को तोड़ने मरोड़ने में लगी है, और समस्त कई राज्य सरकारें तोड़ मरोड़ करने में लगी है, व्यवस्था को कमजोर करने में लगे हैं कुछ लोग, तो इसमें ये दिक्कत तो आएगी। धीरे धीरे उसमें कमजोरी आई है। चलिए, आप कोई स्पष्ट जवाब इस पे नहीं दे पा रहे हैं साहब। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। डॉक्टर जैन, आपके द्वारा शासित भी कई राज्य हैं, वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। जो हाल ये ब्यूरोक्रेसी का कर दिया गया है, जो हो गया है, जो हम यूपी में देख रहे हैं, जो इस ताजा घटना में हमने देखा, आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? नौकरशाही को या पॉलिटिशियंस को, उन सरकारों को? वैसे मैं संजय भाई की एक बात से तो सहमत हूं कि ये समाज का ढांचा बिगड़ा है, तभी सब जगह इस तरह की गड़बड़ है। लेकिन इस केस में स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दुर्गा शक्ति नागपाल को किसी भी कानून के तहत हटाया नहीं गया। जैसे कि अपनी बोस्टिंग में, शेखी में ही सही, नरेंद्र भाटी ने यह स्वीकार किया कि उसने 41 मिनट में एक आईएएस को सस्पेंड करा दिया। उसके क्या मंसूबे थे? ये दो वजह हैं इसमें। एक तो ये अपने रौब और रुतबे की जाहिर करना, और उस रौब रुतबे में किसी को कुछ न समझना। इन लोगों ने अपने आप को ऐसा लग दिया ये इनकी जागीरदारी है, और जागीरदारी प्रथा है, चाहे जिसको हटाएंगे, चाहे जिसको लाएंगे, चाहे जैसे हटाएंगे। ये एक इस प्रकार की मानसिकता। दूसरा क्या है कि इसमें जो घोटाले हो रहे हैं, जो करप्शन हो रहे हैं, उसको सीधे अधिकारी पर अगर लगाम नहीं लगा सकते तो उन्होंने ये तरीका ढूंढना। तीसरी बात क्या है, किसी न किसी प्रकार से ये वोट बैंक की राजनीति भी है कि अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई, एक फोन कॉल पर मुख्यमंत्री ने एक तरफ तो उसके विदाउट शो कॉज नोटिस के सीधे सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन सीधे सस्पेंड किया। इसका मतलब ये चीज पहले से पक रही थी और इन्होंने ये बहाना ढूंढा है। इस प्रकार का घिनौना बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अभी भी
यंग हैं, समझदार हो सकते हैं, बनना चाहिए, जिद पर नहीं आना चाहिए। अगर गलती की है, अपने गलती के ताने बाने में खुद फंस गए हैं, तो निकलने का रास्ता भी यही है कि उसका निलंबन रद्द करके, लेकिन वो निश्चित रूप से उसे बहाल करें। मानने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है, कुछ भरपाई हो सकती है। आज की हमारी बहस का मुद्दा यह है कि देश में लोकतंत्र है या लाठी तंत्र। प्रभु जी, लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और इन सबके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं। अब हम चलेंगे प्रेम शुक्ला जी के पास। आखिर क्या दिक्कत है आर पाटिल साहब को? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने पर तुले हुए हैं? क्या है, उन्होंने पर्सनल एजेंडा बना लिया? इसको जिद पर क्यों अड़ गए वो? देखिए, आर पाटिल ने जो बियर बार के डांस बारों के वर्षन पर प्रतिबंध लगाया, तो आर पाटिल को बहुत सारी शिकायतें ये प्राप्त हुई थी कि इनके कारण जो है समाज का ढांचा बिगड़ रहा है। महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे। आर पाटिल को लगा कि डांस बार जो है जिस तरह का प्रदूषण फैला रहे हैं वो गलत है। उनको वो करते समय जो डांस बार से संबंधित लड़कियां थी उनके पुनर्वास का प्रयास करना चाहिए था, जो नहीं किया। इसी आधार पर मुंबई हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डांस बार की लड़कियों को फिर से डांस बार चालू करने का अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि भेदभावपूर्ण नीति है। 5 स्टार 3 स्टार में आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ जो है कानून को और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अन्य पार्टियों की तरफ चूंकि एक सामाजिक कुरीति आ रही है, लेकिन वहां भी अन्याय हो रहा है। अन्याय ना होने पाए, लेकिन कुरीति में ना चलने पाए, इस आधार पर आर पाटिल एक फैसला कर रहे हैं। ये मामला अलग है बिल्कुल, चूंकि नहीं। आप इसका समर्थन करते हैं क्या? आप इसका समर्थन करते हैं कि डांस बार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डांस बार बॉम्बे में खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन डांस बार नहीं होने चाहिए। उसके लिए स्पेसिफाइड एरिया कर दीजिए आप, और उसमें स्पेसिफाइड एक्ट दे दीजिए। आप कॉमन आदमी के घर के मुंबई शहर में जो है छोटी छोटी सोसाइटियों में डांस बार खुल गए थे, रोज शिकायतें थी, सिर फुटौल था, सामाजिक दुर्भाव पैदा हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ जो कानून जिस तरह से लाया जाना चाहिए था वो ठीक से हुआ नहीं। न पुनर्वास का प्रबंध किया गया और न ही उसका अच्छा कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इसका परिणाम है कि आज आर पाटिल को पर्सनल एजेंडा बना के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। पर बात जो बड़ी बात है शुक्ला जी, मेरे को लगता है किया मेरी बात से उसको न्यायपालिका में मुंह की खानी पड़ी। जो अभी सवाल उठा है ये कि राज्य के राजनीतिक नेता जो हैं असहनशीलता की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके किसी लेखक ने, कॉलमिस्ट ने कोई बात कह दी तो आप ट्वीट करने लग गए, आपके घर में प्रदर्शन करने लग गए। कोई बात करने का अधिकार होना चाहिए हर एक को। आपको अगर उसने कहा तो बात करिए, उसके घर में प्रदर्शन करेंगे कि हम आपको निकलवा देंगे, हम तो ये कर लेंगे। किसी पत्रकार अग्रवाल और आर पाटिल जिस अंदाज में दोनों मैं असहनशीलता की बात कर रहा हूँ कि कानून ने अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने बात उठाई अभी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनको परमिशन दीजिए, आप ढूंढ रहे कि उनको परमिशन क्यों ना दें। एक तरीके से ढूंढ रहे कि डेमोक्रेसी के अंदर कंट्रोल आपका रहे, पर एक तरफ स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। आदेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राज्य का सुचारू संचालन भी होना चाहिए। आप कह रहे नहीं, शहर से बाहर करना चाहिए, एक इलाके में रखना चाहिए। ये सुचारू संचालन कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम, देखिए जुडिशियल ओवररीच हो क्यों रही है। हमारा एक जो मुद्दा हमेशा शिकायत है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेके नरेश अग्रवाल और आर पाटिल, मनमोहन सिंह से लेके नरेश अग्रवाल और आर पाटिल तक जुडिशियल ओवररीच की जो शिकायत है या एग्जीक्यूटिव की ओवररीच की जो शिकायत है, वो सिर्फ इस कारण है कि हम पूरी तरह से फेल हुए हैं। जुडिशियरी भी फेल हुई, एग्जीक्यूटिव भी फेल हुई, और हम एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हम एक दूसरे के दोस्त गिरा रहे हैं। जब आप कानून का पालन नहीं करेंगे, आप जुडिशियल व्यवस्था में क्लीन लोग हैं, उनको माफिया तंत्र के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच की बात कर रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच का जो अगर जुडिशियल एक्टर में काम करता है ऑफिसर, जैसे यूपी में कर रहा था, वो अपने कानून के दायरे में काम कर रही थी बेचारी, उसको सस्पेंड कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्वतंत्रता है काम करने की, तरीके कानून के अंदर काम करना चाहिए। आप ढूंढे कि उनको बेकार कैसे करें, आप उनको कैसे। प्रधानमंत्री कह रहा है कि जुडिशियल ओवररीच है। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे, आप प्रधानमंत्री बात डिस्कशन आज यही है, मुद्दा आपका विषय यही है कि आप राजनीतिक नेता जो लाठी तंत्र में विश्वास करते हैं, कानून में नहीं विश्वास करते। ये एक मुद्दा, ये सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, राजनीतिक तंत्र फेल हो गया इसलिए लाठी तंत्र चला रहे हैं।
राजनीतिक आते खेल हुए। चलिए ये आपने काफी स्टेटमेंट दे दिया कि राजनीतिक तंत्र फेल हो चुका है, इसलिए लाठी तंत्र। मैं इस पर अखिलेश जी का रिएक्शन लूंगी। अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी कहना है कि राजनीतिक तंत्र फेल हो चुका है, इसलिए अब लाठी तंत्र के सिवाय कोई हमारे पास आसरा नहीं है, और इसीलिए जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो रहा है। ये दिखाई दे रहा है, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है। ये शिवसेना में होगा, राजनीतिक तंत्र फेल नहीं हुआ है और लाठी तंत्र भी नहीं चालू है। जो कुछ भी है वो कानून का राज। ब्यूरोक्रेट को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी? लोकसभा से चुनकर लेके होते बनाते। और हाँ बोलिए अखिलेश जी। जी अखिलेश जी, अब आप नहीं, वो बोलने लगते तो मैं वही चुप हो जाता हूँ। नहीं आप बोलिए। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है वहां पे प्रश्न पूछ के कानून का सम्मान अपने जगह है, और वहां की सरकार के अपने व्यवहारिक और प्रशासनिक नजरिया अलग होगा। हम बहुत वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो जिसके हाथ में वहां सत्ता है, जिसको वहां कानून व्यवस्था बना के रखनी है, उसे कहीं कुछ अड़चने जरूर दिखती होंगी, क्योंकि एक आदेश है वो कानून के नजर में है, बहुत अच्छा है, उसका उसके आगे नतमस्तक, लेकिन उसकी व्यवहारिक पक्षों को जो वहां का प्रशासन है वो समझता होगा कि इसके चलने के बाद क्या क्या और व्यवहारिक परेशानियां होती हैं, क्या क्या हिडन परेशानियां होती हैं, तो लोग महसूस करते होंगे, उसको रियलाइज करते होंगे। इस नाते से उन लोगों ने इसको इस तरह का मन बनाया होगा, अन्यथा क्यों कोई करेगा? क्योंकि ये सारी चीजों की जिम्मेदारी एक चुनी हुई सरकार की है, और उन्हें देखना है कि समाज में आपस में समरसता और जो एक स्टैंडर्ड है, सोशल स्टैंडर्ड है, वो बना रहे। तो कैसे बना रह सकता है? उसमें कुछ होगा, कुछ मतैक्य होगा, कुछ अड़चने होंगी, तभी उसने इस तरह की चीजें वहां के गृह मंत्री हैं, उन्होंने निर्णय लिया होगा। डॉक्टर अनिल जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर जैन। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस विषय में। वैसे तो कांग्रेस को अध्यादेश की आदत पड़ गई है, कभी न्यायालय के खिलाफ, कभी खाद्य सुरक्षा बिल के लिए इनको ठीक प्रकार से काम करने की आदत कम हुई है। इस विषय में भी न्यायालय के अगर किसी आदेश को उनको लगता है कि व्यावहारिक कम है, समाज में इससे परेशानी हो सकती है, तो द्वारा अपील लगाएं, अपने यहां कोई न्यायिक प्रक्रिया से बात करें, सीधे अध्यादेश लाने की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर रिपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनकी व्यवहारिकता को न समझेगा, या तो उसमें व्यवहारिकता नहीं होगी, और व्यवहारिकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट जरूर समझेगा। न्याय तंत्र पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और राजनीतिक दृष्टि से एक बात करेक्ट कर लो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये होती बात आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक बार रिव्यू पिटीशन आप कर सकते हैं, अपील कोई नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके आप बात जो उन्होंने इम्पोज तो अभी जो जी नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं कर रहा मैं, कहूँ उसको रीलोकेशन क्या कह सकते हैं, कानूनी भाषा मुझे रीलोकेशन। हाँ, उनको लगता है कि महलों के अंदर नहीं होने चाहिए, डांस बार बाहर होने चाहिए, ये बात कह रहे थे। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं, वो कहते महलों के अंदर नहीं होना चाहिए, शराब की दुकान, मंदिर, मस्जिद के खिलाफ। अगर कॉलोनी, उनका ये कहना था कि एक प्रॉपर तरीके से रिकंसिडरेशन के लिए कोर्ट से गुजारिश की जानी चाहिए, अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? स्थानीय सरकार को इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, व्यावहारिक कठिनाइयां अगर स्थानीय सरकार को है तो जरूर वो रिकंसिडरेशन के लिए अपील करे, लेकिन अध्यादेश की जो परिपाटी इन्होंने लाद रखी है वो ठीक नहीं है। सही अध्यादेश महाराष्ट्र के मामले देश के लिए, महाराष्ट्र पूरा विधानमंडल डांस बार के खिलाफ है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया खिलाफ है, डांस बार के खिलाफ कौन है? और कानून में आप यहाँ पे एमएलए पुलिस वालों को थप्पड़ मार देते हो, क्या बात है? गलत तरीके से डांस बार बनती है। आप यहाँ तो प्रजातंत्र है कि एमएलए पुलिस वालों को मारते हैं, आप एमएलए तो पुलिस वालों को मारते हैं, ये वहां की प्रथा है, फिर उसके बाद सस्पेंड कर देते हैं, फिर उसके बाद रिस्टेट कर देते हैं, ये सब चीजें एमएलए को माफ कर देते हैं। ये आपके यहाँ प्रथा डेमोक्रेटिक यही प्रथा है ना? पुलिस वाला उनके पहले रिस्टेट हो जाता है प्रभु जी। जी नहीं, प्रथा की बात नहीं। महाराष्ट्र में वो पुलिस वाला पहले रिस्टेट हो गया और ये बाद में रिस्टेट हुए असेंबली में। हाँ, तो पता ये है ना, ये वहाँ की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, एक दूसरे को मारते रहिए आप। और सवाल ये है कि लाठी तंत्र चल रहा है, टकराव है,
डंडे के सिर पे राज करेंगे, आप कानून के सिर पे राज नहीं करेंगे। ये नई प्रथा सारे प्रदेशों में शुरू हो गई है, चाहे आप यूपी हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो। ये जो हो रहा है ये क्या प्रजातंत्र के लिए ठीक है? विधानमंडल के पूरी प्रक्रिया को नकार नहीं सकते। आप अगर फैसला कर ले कि हमने डकैती डाली तो आप उसको टकार देंगे हम क्या? जनता चुप रहेगी क्या? एक सिस्टम है प्रेम शुक्ला जी। आपने फैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, आप कहते हम नहीं आएंगे। हर चीज पे ये लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, हर चीज पे कन्फ्रंट कर रहे हैं। आप सारे बैठे हुए एक चीज पे सहमत है कि हम आरटीआई में डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपका धन कहां से आता है? उस कुरीति पर वो सहमत नहीं हो रहे। मैं 1 मिनट बीच में इंटरफेयर करूंगा शीतल जी। जी अखिलेश जी। प्रभु जी कुतर्क प्लीज न करें कि हम डकैती डालेंगे तो विधानसभा से पास कर लेंगे, ये तो कुतर्क होता है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आरटीआई के लिए कहा था, जो इसका सीआईसी है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने दिया था। और वो जो हम लोग तो ऑलरेडी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो ऑलरेडी तो आरटीआई के दायरे में हैं। जो हम सरकार को जो भी दस्तावेज देते हैं वो तो आरटीआई के दायरे में है ही है। इसके अलावा कौन सी चीज चाहिए? आपने अभी ये कहा कि हम आरटीआई में परिवर्तन, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जो नेता बंद होंगे जेल के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप उसके पीछे पड़ गए, आपके हम तो ऑर्डिनेंस इश्यू कर देंगे या बिल पास कर देंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट प्रभु जी अगर आप बात करें, अगर आप प्रभु जी मुझे भी प्रभु जी देखिए प्रभु जी, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। हमारे अगर आप बहस करें, काम किया, अगर आप बहस करें प्रभु जी, तो मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। अखिलेश जी को बोलने दीजिए, अखिलेश जी को, फिर आप बोलिए प्रेम जी। हाँ जी प्रभु जी, देखिए व्यवहारिकता में बड़ा फर्क होता है। अगर एक जजमेंट आया है कि जो जेल में है वो वोट नहीं दे पाएगा तो वो नॉमिनेशन भी नहीं कर पाएगा, ये जजमेंट है। आप चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते की नॉमिनेशन पीरियड होता है, हम अपने अपोनेंट से किसी को भेज के झगड़ा करा दें, थप्पड़ घुसा, दोनों ओर के लोग बंद हो जाएंगे। और जब बंद होंगे तो 5 दिन 8 दिन तो जमानत नहीं होगी, किसी बिना बात की गाली गलौज में भी बंद हो जाएंगे। वो तो मेरा अपोनेंट तो गया ना जेल में, नॉमिनेशन तो नहीं कर पाएगा। व्यवहारिक पक्ष देखिए, सिर्फ कानूनी पक्ष से काम नहीं बनता है। कानून बने, सख्ती हो, कोई न गलत आदमी आने पाए, न भ्रष्ट न क्रिमिनल, उस पर हम राजी हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसका मिसयूज हो जाए। पर आपने दूसरा जो आप बता रहे हैं प्रेम जी, आपकी बात सुन ली प्रेम जी, सामान है जी। मेरी भी प्रतिक्रिया आएंगे आपके पास प्रक्रिया का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये दोनों पक्ष आज भी स्टेट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, जब जिस तरह से दुर्गा शक्ति की हाउंडिंग कर सकती है, कल किसी एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की बहुत आसानी से हाउंडिंग करेंगे। और उसका लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल सुनिश्चित करना चाहिए। सवाल यहाँ ये होता है, विधायिका की जो प्रक्रिया है उसका भी उसको सम्मान करना होगा। सवाल यहाँ ये होता है, संविधान है। सवाल ये होता है कि इतना कड़ा कानून पास करने की या कोर्ट को इस तरह से इंटरफेयर करने की आखिर नौबत क्यों आई? ये हालात भी तो आप ही लोगों ने पैदा किए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, सत्ता में बैठा राजनीतिक तंत्र फेल हुआ है, देखिए इसलिए ऐसा हो रहा है। अखिलेश सिंह यादव फेल होते हैं तो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात है शीतल जी, आज जिस तरह से व्यवस्थापिका को लेकर के आज सवालिया निशान उठ रहे हैं और हर व्यक्ति संसद की सर्वोच्चता को लेकर के अपनी अपनी बातें अपने तरीके से रख रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी बातें कही हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के राजनीतिक दलों में भी चिंतन है, और 10 से 12% तथाकथित दागियों को लेकर के सिस्टम के 88 से 90% लोगों की काबिलियत, उनकी निष्ठा और उनके इंटेग्रिटी को सवाल के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का इरोजन हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसके स्पिरिट का हम सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अखिलेश प्रताप जी ने भी जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है। और अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर जो चिंताएं हैं कि किसी को लोअर कोर्ट से कोई सजा हो जाए और कल उस सजा से अपील के दौरान वो मुक्त हो जाए, तो फिर से इस बीच उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो उसके साथ न्याय तो नहीं हो पाएगा।
नहीं, ये रोकूंगा आपको, मैं यहाँ पर रोकूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। आप अपने पॉलिटिशियन के बारे में वरीड हैं, इतने सीनियर IAS ऑफिसर वगैरह वगैरह लोग बंद होते रहते हैं, वो बाद में बरी हो जाते हैं, 3-3 साल जेल के अंदर रहते हैं, तो उनके बारे में चिंता तो आप तक नहीं किया आपने। अपने बारे में चिंता करें कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक बार आपको सजा हो गई, चार्जशीट हो गए, तो आप चुनाव मत लड़िए, इंतजार करिए, फिर चुनाव लड़िए। आप अफसर तो बंद रहे, छोटे आदमी बंद रहे, पर बड़े नेता अगर बंद हो जाए तो प्रभु जी चावला साहब 3 साल से 5 साल न्यायपालिका फेल हो गई है, एक राजकीय सेवक न्यायपालिका विफल है, 15-20 साल तक से सुनिश्चित नहीं कर चावला साहब। न्यायपालिका पिछले कई सालों से कह रही है कि जितना क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का है, न्यायपालिका के अंदर जो टकराव है वो सामने रखा है। करण थापर के इंटरव्यू में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई टिप्पणियां और उसके बाद किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई टिप्पणियां, एक दिवंगत मुख्य न्यायाधीश के बारे में देश के मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें कही हैं, जो कॉलेजियम को लेकर के शंकाएं हैं, लगभग 1000 हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, 2-4 के बारे में टिप्पणी की जाती है। यहाँ तो 14% MLA और MP क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ चार्जेस हैं। देखिए ये सिस्टम की सड़ांध है। चावला साहब चूंकि राजनेता मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, न पढ़ने से मजबूती से आप तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं, आप कहते हैं मजबूती से देते हैं, आपके हाथ में कानून बनाने की पावर है, आप सत्ता बदल देते हैं, ऑर्डिनेंस कर देते हैं, आपके पास पावर नहीं कहते हैं। आप तो सिर्फ पावर बोलने की नहीं, बदलने की भी है, आप सस्पेंड कर देते हैं। अगर सत्ता निरंकुश है, नहीं प्रभु जी, मैं ऑर्डिनेंस में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं दोनों विषयों पर। चलिए डॉक्टर जैन के पास चलते हैं। डॉक्टर अनिल जैन बहुत समय से कुछ कहना चाहिए। डॉक्टर अनिल जैन, मैं इस विषय पे 2 विषयों को अलग अलग करिए। एक RTI का मामला, RTI के मामले की जहां तक प्रभु जी बात कर रहे हैं, बहुत पॉपुलिस्ट बात ना तो आप ही कहिए, आप भी राजनीतिक नहीं है, लेकिन पॉपुलिस्ट बात कहकर जनता में वातावरण बनाने का काम आप ही मत करिए। राजनीतिक पार्टियां CIC ने जो मामला दिया है उसके CEC के थ्रू, चीफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो जहां तक आर्थिक मामले में वो RTI के दायरे में आती है, तो RTI के दायरे में आर्थिक मामले की दृष्टि से अगर इसको और स्पष्टीकरण देना है तो आर्थिक पारदर्शिता के लिए RTI में राजनीतिक पार्टियां आ सकती हैं। लेकिन कल को राजनीतिक पार्टियां अगर पूरे के पूरे आएंगी तो ये पूछा जाएगा फला व्यक्ति को टिकट किस आधार पर दी। इसका मतलब राजनीतिक पार्टियां चल ही नहीं पाएंगी, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, रोज RTI लगेगी। डॉक्टर जैन आप ये कह रहे हैं, क्यों बनाया? नहीं डॉक्टर जैन, मैं सवाल तो सबसे पूछ रहा हूं, ये सबसे व्यवहारिक नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। आर्थिक मामलों पर आप इस बात में सहमत हैं कि हर राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिलता है, आप उसके नाम डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं, उसका ऑडिटिंग करने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार हैं। RTI के मामले के अंदर कितना खर्च किया, कितना पैसा आया, ये सब डिक्लेयर करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन में ये दायर डॉक्यूमेंट है, वो इलेक्शन के पास जाता है। प्रभु जी इलेक्शन बड़ो RTI में क्यों नहीं आ सकता? मैं जवाब दे रहा हूँ प्रभु जी, CEC के पास सारा जाता है, नहीं और CEC RTI के तहत आती है। CEC में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पूरा ब्यौरा जाता है। कमिश्नर के पास अथॉरिटी नहीं है कि RTI के अंदर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्शन 8A के अंदर किसी भी कैंडिडेट का खर्चा डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दे सकते हैं, इनकम टैक्स से भी ले सकते हैं आप। इनकम टैक्स प्राइवेट बैन है, आपने RTI पढ़ा नहीं है, एक्ट लगता है। इनकम टैक्स वाले, मैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मांग सकता RTI के अंदर किसी भी MP की, आप और नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मांग सकते हैं। हर आदमी इनकम टैक्स देता है। आप मेरे की नहीं MP की नहीं मांगेंगे, आप सार्वजनिक संस्था की ले सकते हैं। नहीं, MP की कौन ले सकते हैं आप? हम तो पॉलिटिकल पार्टीज RTI के दायरे में आर्थिक दृष्टि से आनी चाहिए। आप कहते हैं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि डोनर्स कितने हैं, कितने, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट $10 भी अगर देता है, कोई $10 छपा होता है, आप कहते हैं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि डोनर्स कितने हैं, कितने, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट $10 भी अगर देता है, कोई $10 छपा होता है। चलिए अखिलेश जी कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चुनाव लड़ते ही हम डिक्लेरेशन देते हैं कि एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल पाइपलाइन में है, 2-4 दिन में उसकी सारी फॉर्मेलिटी जो पब्लिक से लेने थे, सोसाइटियों से लेने थे, वो आ जाएंगी। और इनसे भी सख्त उसमें जहां तक हमें जानकारी है प्राविधान है। इसमें तो सजा के बाद है, संभवतः उसमें अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर ले रही है चार्जशीट तो भी है न लड़ने का। दूसरी बात, जहां से RTI की बात आई है,
आरटीआई एक्ट में ही है, जो लोक प्राधिकारी हैं वो दायरे में आते हैं। जो चीज भी हम सरकार को दे रहे हैं, जैसे हम अपना रिटर्न या पार्टियों का चंदा, वो तो सब आरटीआई के दायरे में आ ही गया, उसमें कोई सबको मिल जाता है, लोग अखबारों में छापते हैं, लेते हैं। जो ये जजमेंट आया है, ये जजमेंट ये आधार लेके दिया गया है कि सरकार से आपने सुविधाएं ली हैं, जमीन की फला चीज की रियायतें ली हैं, इसलिए सरकार का पैसा आप रियायतों पैसे के रूप में पाए और आप आरटीआई के दायरे में आती हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, बहुत सामान्य से लेकर के बड़ा तक उदाहरण बताऊंगा। जब मां गर्भवती होती है तो बाल पुष्टाहार योजना में उसको अनाज मिलता है, बच्चा पैदा होने के बाद मिलता है, उसको भी मिल गया सरकार का सुविधा, क्या वो आरटीआई में आ जाएगी? जो आरटीआई में आता हो पता लगता है, वो सबको पता कितना मिला हो तो आरटीआई में नहीं, वो लाभार्थी, वो लाभार्थी मिला, ये सब बोर्ड में लिखा होता है वहां पर, उसके लिए आरटीआई की जरूरत नहीं है। सब नहीं, लाभार्थी, अरे जो लाभार्थी की बात कर रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। लाभार्थी जिसने लाभ लिया उसकी बात मैं कर रहा हूं। की लिस्ट अगर आप जाएंगे डीसी से लाभार्थी की लिस्ट मांगेंगे, मिलेगी आपको। अभी गैस की लिस्ट निकालिए, किसको कितना लाभार्थी आरटीआई के अंदर किसको गैस सब्सिडी मिली है, मेरे पास लिस्ट है। प्रभु जी लाभार्थी सब आरटीआई में आ जाएंगे तो सारा समाज आरटीआई में रहेगा। पर आप कहते हैं कि सरकार से एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नाम से 10 दफ्तर दिल्ली के अंदर है, बीजेपी के नाम से 7 दफ्तर के अंदर है, लालू जी की अलग दफ्तर है, इन सबको करोड़ों रुपए की जमीन मिलती है, किसी और देश में होता कैसे? पता लगना चाहिए कैसे मिला आरटीआई के माध्यम से। तो हर पार्टी के पास 10 दफ्तर रखे, जिनकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग की है, उसको आप अलॉट कर लेंगे अपने नाम से, उसका माध्यम कैसे हुआ? तो फायदा क्या हमें बैठने का यहाँ पे? मैं नहीं, आप अगर सुनेंगे नहीं तो हमें बैठने से फायदा क्या? आप गाड़ी पे चलते हैं, आप जो डीजल भराते हैं उसमें सब्सिडी है, आप आगे दायरे में कि नहीं आ गए? वो बिल्कुल आना चाहिए। इस आधार पर, जिस आधार पर डीजल तो आपने सब्सिडी बंद कर दीजिए, आप किसी ने कहा दीजिए, आप वोट देने के लिए सब्सिडी है, मैंने तो नहीं मांगी आपसे। अब आपसे तो नहीं मांगी थी किसी ने, आप क्यों देते हैं? प्लीज यार, आप तो नहीं, आप अखिलेश जी सब्सिडी देते क्यों हैं? आप खुद तर्क कर रहे हैं। फिर मैं तो आप बार बार करेंगे, आप आरटीआई में आ गए। चलिए हम एक तो मुद्दे से भी भटक गए और दूसरा हमारे पास समय की भी कमी है। अखिलेश जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सबसे फाइनल कमेंट लूंगी। इन्होंने लोकतंत्र को खैरात तंत्र में बदल दिया। हमारे पास एक नया शब्द इस डिबेट के एंड में आ गया कि ये लोकतंत्र अब लाठी तंत्र भी नहीं खैरात तंत्र है। चलते चलते हमारे पास वक्त कम है, सबसे एक आखिरी कमेंट कि आखिर ये लोकतंत्र जो लाठी तंत्र बन गया है, इसका इलाज क्या है और ये इलाज हमारी राजनीतिक पार्टियों को ही ढूंढना है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल जैन आपसे। मेरा कहना है कि इस लोकतंत्र को लाठी तंत्र होने से बचाने के लिए एक सामाजिक प्रबोधन की भी जरूरत है, और जहां तक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पार्टी के भी कोड एंड कंडक्ट की भी कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्ट बने, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं। देखिए आरटीआई की बहस, डॉक्टर आप अपनी बात कह चुके हैं, अब मैं प्रेम शुक्ला जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, लाठी तंत्र को वापस लोकतंत्र तक कैसे लाएं? लोकतंत्र को माफिया तंत्र में तब्दील कर दिया गया है, इसको न्याय तंत्र में तब्दील कर दिया जाए। ये लाठी अपराधियों पे पड़े, ये शरीफों पे पड़ रही है। राजीव रंजन जी आखिरी कमेंट। देखिए, सबसे आज जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को भी देखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए जो 3 पिलर्स हैं, इन सब में संतुलन साधने की जरूरत है। कहीं न कहीं सब जगह इंटेग्रिटी का सवाल उठा है, और इन सवालों को अगर कंप्रेहेंसिव पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तभी इसका रास्ता ढूंढेगा। केवल पॉलिटिकल पार्टीज को गाली देने से, आज अगर पब्लिक अथॉरिटी की बात हम कह रहे हैं कि इसको डिफाइन कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के एम्बिट से बाहर निकालने की बात अगर हम कह रहे हैं, तो उसकी वजह बहुत सारी चीजें हैं जिन पॉलिटिकल पार्टी। चलिए हमारे पास वक्त नहीं राजीव जी, राजीव जी हमारे पास वक्त नहीं है। मैं अखिलेश जी से एक कमेंट चाहूंगी इस पे। अखिलेश जी एक छोटा सा कमेंट आप। अरे देखिए, कहीं लाठी तंत्र नहीं, देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जो आप सवाल किए उसका जवाब ये है कि जब इस देश में परफॉर्मेंस, गवर्नेंस
मुद्दे और मूल्यों के आधार पर वोट पड़ने लगेंगे और इसकी चिंता नेताओं को आने लगेगी तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। चलिए प्रभु जी, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट कि ये लोकतंत्र जो लाठी तंत्र और खैरात तंत्र बनता जा रहा है, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज ये है कि जब तक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की सहनशीलता नहीं बढ़ाएंगी, जब तक कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं करेंगी, व्यक्तिगत की जगह सिद्धांतवाद को जब तक आगे नहीं लाएंगी, तब तक यहां पर लाठी तंत्र चलेगा। ये इंटॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी। वोट की राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक यहां पर प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। ये आजकल के जो राजनीतिक नेता हैं इतने परेशान कि जनता को जो वायदे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। इनकी जो उन्होंने अभी अखिलेश जी कह रहे थे, परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक इनकी नहीं होगी कि जो इन्होंने कमिट किया है, जो प्रॉमिस किया है, वो डिलीवर भी किया कि नहीं है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म जब तक नहीं बनेगा, यहां पर लोकतंत्र को खतरा बना रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बुनियादी एक तो अकाउंटेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात जो कि सबसे मुश्किल चीज लगती है वो है कि वोट की राजनीति को छोड़कर भी आगे सोचें राजनीतिक दल और राजनेता। आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।